सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे भाई सभी लोग? आशुतोष, ओजस्वी, पार्थ, सभी को नमस्ते। अदिति, मुकुल, कृष्णा, हरेंद्र, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आशीष भाई, अगर आप कौन है जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक का आइडिया है वही लोग कंटिन्यू करिए, नहीं तो मैग्नेटिज्म से शुरू करिएगा। रिजल्ट भाई ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन जो बच्चों ने स्कोर किया है उसमें और बेटर हो सकता था। ठीक है, उसमें और बेटर हो सकता था, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला गया है, अनएक्सेप्शनल। बाकी रिजल्ट तो बच्चा लेके आता है भाई, मैं ये विश्वास करता हूँ। पढ़ाना मेरा काम है अप टू द मार्क तक, तो रिजल्ट जो है बच्चा लेके आता है। कर देंगे भाई, S2 भी डिस्कस कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो S2 के बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही हो जाते हैं। रिजल्ट के लिए बहुत परेशान है कि भाई लोग, अच्छा ये बताइए, लोगों के रिजल्ट से आपके रिजल्ट से क्या फर्क पड़ेगा? आपका रिजल्ट आपके मेहनत और आपके इनपुट से आएगा कि लोगों के रिजल्ट से आएगा, कि ये या इससे आएगा कि कौन रैंक 1 लेके आ रहा है, कहाँ से रैंक 1 आ रहा है, वहीं से रिजल्ट आएगा। तो सबको वहीं पढ़ना चाहिए जहाँ से रैंक 1 आता है, तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा कोई एश्योरेंस है क्या भाई? ऐसा कोई एश्योरेंस है क्या? ये एश्योरेंस जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका अप टू द मार्क, जहाँ जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, और उसके लेवल है ना, उसका लेवल क्या है, और उस लेवल तक आपको गाइड किया जा रहा है कि नहीं, आपको ये चेक करना आना चाहिए। उसके बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे अच्छा रास्ता है कि आप जो चैप्टर ख़त्म करते हैं उसके PYQs देख लीजिए JEE एडवांस के, और उसके लेवल देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो है आप मुझे बताइए कि आपको अगर इसमें फेथ है कि कहाँ से रिजल्ट आता है वहीं पे सिलेक्शन होता है और केवल वहीं पढ़ाने वाले लोग हैं, तो आपको फिर वहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर कट होना चाहिए आपको अपने थॉट प्रोसेस में। ठीक है, आपको जो है चेक करना आना चाहिए कि आप जो है कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पर जो है आपका जो है ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पर आपका जो है रिजल्ट जो है आ सकता है, ये आपको चेक करना आना चाहिए। ठीक है, आपको अपने से मतलब होना चाहिए, समझे भाई प्रियांश बाबू? फिर भी आप बोल रहे हैं तो आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ प्रियांश बाबू को, और किसी बच्चे ने नहीं डिमांड किया, प्रियांश बाबू का डिमांड था, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रिजल्ट है जिसमें कि मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो यहाँ से हैं, ये बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में ज्वाइन किए थे मेरे साथ, क्योंकि ये बाकी जगह पे भी आप इनको देखेंगे, ये कोई रेगुलर स्टूडेंट मेरे नहीं रहे, मैथ सर के रहे हैं शायद, तो उनका नाम वहाँ से आया। ये शॉर्ट प्रोग्राम में हम लोग के साथ जुड़े थे, जो 2 मंथ्स का JEE एडवांस के रैंकर बैच का था। बाकी ये रेगुलर बच्चे हैं, तो ये रेगुलरली जुड़े हैं। बाकी ऑनलाइन में आपको मैं बता दूं कि बच्चे ऑनलाइन यहाँ भी पढ़ते हैं, और आप लोग में से बहुत बच्चे अभी ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे और मुझसे ऑनलाइन में भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो किसी की अब कोई गारंटी नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है कि जो है, किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन यहीं केवल पढ़ रहा है। तो मैं इन सब बातों पे बहुत बात नहीं करने, मेरा विश्वास नहीं है, तो मैं इस पे बहुत बातें नहीं करूंगा। बाकी आप चेक करते रहिएगा, रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा
ऐप पर। मैं इन सब बातों पे बहुत बिलीव नहीं करता, ना ही मैं इसको लेके बहुत हल्ला मचाता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पे बात ही नहीं करता हूँ, वो तो इन्होंने बोला तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। मैं बस अपने काम से मतलब रखता हूँ। मुझे ये भी मतलब नहीं होता है कि मेरे पढ़ाए हुए कौन कौन से बच्चे रैंक लेके आए, आओ मैं उनके साथ खड़ा होके सेशन करूँ, ठीक है, और सब ये करूँ। प्रियांश बाबू, ऐसा नहीं है। एनएस सर भी यहाँ पढ़ाते थे, बिल्कुल एनएस सर के भी इसमें स्टूडेंट है, सब एनएस सर के स्टूडेंट नहीं है भाई, ठीक है भाई। आपको जब मुझसे इतना ज़्यादा जो है अविश्वास है, तो आप यहाँ पे उपस्थिति क्यों दर्ज कराते हो? मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई प्रियांश बाबू, कि आप मुझसे इतना ज़्यादा आपको अविश्वास है हर चीज़ में, तो आप यहाँ पर उपस्थिति क्यों दर्ज कराते हो? 534555 आईडी के जो प्रियांश बाबू हैं, आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ से क्लास क्यों करते हैं? आप ऐसे में आपको नुकसान होगा। जिस टीचर पे आपको फेथ नहीं है, उस टीचर के क्लास में आपको मत रहिए, ठीक है। वो आपको बहुत डबल नुकसान करेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी क्लास मत करिए मेरा, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपने पास कैपेसिटर की अगर बात करें, तो इस कैपेसिटर में कैपेसिटर की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पे अब बिल्कुल बिल्कुल चले जाइए, कभी मतलब दिखाई मत दीजिएगा भाई, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा नुकसान है, ठीक है। 53499955 के जो प्रियांश बाबू हैं, ठीक है, आप प्लीज यहां से भाग जाइए, मत दिखाई दीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसपे कभी फेथ ना हो उसके साथ कभी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो जो आएगा, जो आपको आता है वो भी भूल जाएंगे आप। जल्दी से भागिए यहां से। तो यहां से अपने पास कैपेसिटर है, कभी दिखाई मत दीजिएगा, नहीं तो अब मैं ब्लॉक करूंगा आपको। 534555 आईडी मुझे याद हो गई है। कैपेसिटर जो है, यहां पर तुम नेतागिरी करने आते हो, तुम पढ़ाई करने आते हो या नेतागिरी करने आते हो? तुम्हारे जैसे गंदे टाइप के लोग जिस मानसिकता के हैं, वो बस वो नेतागिरी कर सकते हैं, ठीक है। जब सिलेक्शन ले लीजिएगा उस दिन मुझे फोन करिएगा, उस दिन बात करेंगे। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर की बात करिए। कैपेसिटर में जो है हमारे पास, हमने ये पढ़ा था लास्ट टर्न पे कैपेसिटेंस निकालने का, ठीक है। लास्ट में जो है कैपेसिटेंस निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब कैपेसिटेंस निकालने के बहुत सारे और भी तरीके हैं उसके लिए, लेकिन हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरूरत। क्लास शुरू होने से पहले ही ऐसे जहर टाइप के लोग आकर जो है पूरा माहौल खराब करते हैं। तो यहां पर अपने पास जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले इसका देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये जानना है कि इसमें चार्जेस सेम होंगे, ठीक है। चार्जेस इन ऑल कैपेसिटर remain same. Charges in all capacitor remain same. Charges in all capacitor remain same. ठीक है, सभी में जो है अपना चार्जेज जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलेंगे। तो उसका इक्विवेलेंट भी अब आप आसानी से लिख सकते हो। इक्विवेलेंट देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं ऐसे,
मैंने 3 लिया है, आप जनरलाइज कर सकते हो, बहुत सारे n हो सकते हैं, ठीक है, n कैपेसिटर्स हो सकते हैं, ऐसे n कैपेसिटर्स हो सकते हैं। तो इन कैपेसिटर्स के लिए इस n कैपेसिटर्स के लिए इस n कैपेसिटर्स के लिए मान लीजिए अपने पास ये V वोल्ट है, ये V वोल्ट है, और ये यहां पर ये आपके पास है 3 कैपेसिटर है मान लीजिए। तो आप यहां से बोल रहे हो कि जो चार्जेस, आपने सर्किट तो पढ़ा ही है अब पहले, जैसे कि करंट, तो करंट का फ्लो होना इज बेसिकली अपने पास क्या होगा, करंट का फ्लो होना इज बेसिकली क्या होगा, रिजल्ट पूछने से मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं भाई, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बिहेवियर बहुत ही घटिया और नेगेटिव है। आप फिर यहां से चले जाइए, आपने सब, आप पढ़ते मुझसे ही हो, आप लिख रहे हो कि मेरे वीओडी पढ़ चुके हैं, आपके वीओडी से पढ़ लिया है। आपको पता है कि मैं ऐसा टीचर हूं कि सिलेक्शन नहीं दे सकता, आपके मेरे, आप मुझसे पढ़ेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, फिर आप मेरे वीओडी से क्यों पढ़ रहे हैं भाई, वो जो जिनसे जिनसे रिजल्ट आया उनके वीओडी से पढ़िए। आपसे मैं बिल्कुल बकवास करने के मूड में नहीं हूं, आप यहां से चले जाइए बिल्कुल। आप बिल्कुल, आपका कमेंट दिखेगा तो मैं आपको ब्लॉक मारूंगा, ठीक है। आपका बहुत वे ऑफ बिहेवियर बहुत नेगेटिव है, किसी टीचर के लिए इस तरीके से बिना कुछ मतलब के इतना नेगेटिव होना ठीक नहीं है, ठीक है, वो आपको किल करेगा धीरे धीरे। यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि ये करंट हो रहा है, मतलब यहां पे प्लस क्यू है और माइनस क्यू, तो यहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू, आप सभी को पता है कि इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे। तो यहां पे अपने पास प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फिर यहां से ये चार्ज यहां पे ये प्लस क्यू। अब यहां पे एक डाउट हो सकता है आपके मन में, ठीक है, आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि सर यहां तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो ये करंट यहां पे आई आया, तो ये करंट इधर कैसे जा रहा है, यहां तो नो मीडियम, एयर है, तो कैसे इसमें करंट की कंटिन्यूटी हो रही है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। आपको इसमें जो करंट होता है वो करंट ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं अब आपको ईएम वेव में बता पाऊंगा। अभी आप बस मान के चलिए कि यहाँ पे जो करंट है ये कंटिन्यू, जैसे आप मानते यहाँ प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और फिर यहाँ से ये करंट इधर आएगा। करंट आना मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां से अपने पास ये C1 है, ये बच्चों मान लो C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। तो C1 C2 C3 ये अपने पास सीरीज में है, और आप इक्विवेलेंट की बात करना चाह रहे हैं, तो सभी बच्चों को पता है कि इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है, इक्विवेलेंट सर्किट जो है आपका क्या होगा ये हमको नहीं पता। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है ये C इक्विवेलेंट है, और इसी एक कैपेसिटर को, इसी एक कैपेसिटर को इसी एक कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, इसी एक कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, इसी एक कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, इसी एक कैपेसिटर को अगर हम लगाएं तो हमें वही चार्ज टोटल ड्रॉ होगा जो तीनों ने मिलकर किया था, वही चार्ज ड्रॉ होगा जो तीनों ने मिलकर किया था, और इसको हम कहेंगे C इक्विवेलेंट, इसको कहेंगे हम C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब यहां से अब आप बता दीजिए क्या होगा C इक्विवेलेंट। उसके लिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे कि इसका V1 आप देखो,
इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V2 और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V3। तो यहां पर अपने पास होगा V1, ये होगा V2 और ये होगा V3, जो भी ड्रॉप आएगा, है ना। सभी को पता है यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो V इक्वल टू ई इंटू डी का यहां पे ड्रॉप होगा, यहां ड्रॉप, यहां ड्रॉप, यहां ड्रॉप। तो इन तीनों का जो भी ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी। तो आप यहां से बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये बोल सकते हो कि इसके अक्रॉस, इस दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, V1, V2 और V3, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों का जो ड्रॉप है वो किसके बराबर होगा, वो V के। ये सभी को क्लियर है। अच्छा, आप यहां के लिए क्या बोल सकते हो कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है Q और C इक्विवेलेंट, तो यहां पर आप V इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ये लिखना चाहिए। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है। तो आप यहां से V को क्या लिख सकते हो बच्चों, V को आप लिख सकते हो Q बाई C इक्विवेलेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप V1 को क्या लिख सकते हो, V1 अपने पास लिखा जा सकता है ये पोटेंशियल ड्रॉप वो किसके बराबर होगा, Q बाई CV। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था Q इक्वल टू CV, ठीक है। एक भाई पूछ रहा है V1 कैसे आया। अरे भाई, आप वही बात है ना, आप लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े हो। जो लोग से निवेदन है कि जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल नहीं आता है वो यहां से मत पढ़ाई शुरू करें, ठीक है, ठीक है। यहां से मत पढ़ाई करिए, मैग्नेटिज्म से शायद समझ में आए। ये सब रिलेटेड टॉपिक हैं, इलेक्ट्रो करंट और कैपेसिटर, ये अपने में एक यूनिट जो है काफी रिलेटिव है। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल कैसे आया। आपको पता है कि दो प्लेट्स हैं यहाँ पे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बताइए क्या पूछ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और ये डिस्टेंस होगा इनके बीच में d, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो यहां पे पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा। अब ये C1 C2 है, मतलब एरिया और D1 अलग हो सकता है, ये D है तो यहां D1 हो सकता है, यहां D2, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। केवल फॉर्मूला जानने से चीजें नहीं होती है दोस्त, अगर फॉर्मूला जानते हैं और ये चीज आप क्यों पूछ रहे हैं फिर। V1 अपने पास हो जाएगा फिर कितना, V1 हो जाएगा Q बाई C1, V2 हो जाएगा Q बाई C2 और V3 हो जाएगा Q बाई C3। तो यहां से अब आप बोल सकते हैं कि इनकी वैल्यू पुट करिए, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, V1, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पे आप बोल सकते हैं V को लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट ये होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यहां तक आ जाएंगे। ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है क्या। तो सीरीज में C इक्विवेलेंट सभी को क्लियर हो गया, इन सीरीज जो है C इक्विवेलेंट क्लियर हो गया भाई कि C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जस्ट उल्टा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जस्ट उल्टा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा है। क्लियर है। सामने आंख के सामने डेराइव हो रहा है और ये भाई साहब एक बता रहे हैं कि सर ये पैरेलल का फॉर्मूला है।
और पैरेलल रेजिस्टेंस वाला पैरेलल का है, यहां सीरीज में जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आ जाएगा आपके पास। अब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे वहां करंट सेम होता था और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, यहां पे भी कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात कर रहे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों आपको ये होगा कि यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने मान लो 3 लिया, आप n के लिए भी जनरलाइज कर सकते हो। तो ये सभी मान लो जुड़े हुए हैं किसी बैटरी से और इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए ये V वोल्ट है, ये अपने पास C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो अगर ये Q है, मान लीजिए यहां से चार्ज जा रहा है, तो यहां पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए यहां Q1 जाएगा, जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता था वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 और प्लस Q3 और ये माइनस Q3। क्लियर है? तो यहां से अब आप क्या बोल सकते हो कि जो भी अपने पास C इक्विवेलेंट होगा वो आप यहां से निकाल सकते हो। C इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि आप इसके जगह पे यहां पर आपने एक इक्विवेलेंट लगा दिया। इसके जगह पे आपने क्या किया, एक इक्विवेलेंट लगा दिया V और ये C इक्विवेलेंट। तो यहां पे अब आप क्या बोल सकते हो, Q इक्वल टू CV। यहां पे अपने पास जो टोटल चार्ज आएगा, यहां पे जो टोटल चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, देखो कि इसके लिए तो आप रिलेशन बोल सकते हो ना, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब आप एक चीज देखिएगा, सारे कैपेसिटर के जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो एक साथ इस वायर से जुड़े, ठीक है। अब सारे नेगेटिव प्लेट के जो नेगेटिव प्लेट हैं उसके कैपेसिटर के सारे इस वायर से जुड़े हैं। तो आप मुझे बताओ कि इन दो नोड का जो पोटेंशियल होगा, V, वो इस कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर्स जो भी अपने पास दिख रहे हैं, ये सभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर के क्रॉस होगा, डायरेक्टली जुड़े हैं। तो आप ऐसे कैपेसिटर्स को बोल सकते हैं कि ये किस में है, ये सब आपके, ये भी V है
ये भी V है और ये भी V है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल आप बोल रहे हैं ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा। ये भी V है, ये भी V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब आप यहां से बता सकते हो, यहां से अब आप बता सकते हो कि जो KCL लगा दो, यहां से आप बता सकते हो कि ये टोटल चार्ज Q गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, KCL लगा दिया। ठीक है, अब आप Q की वैल्यू लिख लो, Q की वैल्यू यहां पे क्या लिख सकते हो, C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू Q1, वो हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्लियर है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्लियर है क्या, बताइए। ये क्लियर है सभी को, तो सीधे सीधे बहुत बेसिक लेवल पे आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, हाँ बल्ब के पावर जैसा है, बिल्कुल वैसा सोच सकते हैं, तो यहां पर आ जाएंगे। अब आपको कॉम्बिनेशन का आइडिया मैं इसलिए दिया क्योंकि आगे आइए, अब कैपेसिटेंस हम पैरेलल प्लेट की अगर बात करें तो एक्सक्लूसिव हो जाए, अब पैरेलल प्लेट की जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, तो पहले थोड़ी बहुत डाइलेक्ट्रिक की बात करें। एक बार बता चुका हूं आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक के बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि उसी कॉन्फ़िगरेशन का जो कैपेसिटर मैंने डिजाइन किया है उसमें ज्यादा उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाएं। तो अगर हम उसमें एक एयर के जगह पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है कि कैपेसिटेंस, उसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पे पहले तो ये जान लो कि डाइलेक्ट्रिक है क्या, तो मटेरियल whose conductivity lying between insulator and conductor, a material whose conductivity lying between insulator and conductor, ये क्लियर है, whose conductivity lying between insulator and conductor, यहां तक ये सभी को क्लियर है। अब डाइलेक्ट्रिक में ऐसा क्या होता है ये सभी को एक बार मैं बता चुका हूं, तो फिर से रिकैप कराने की तो जरूरत नहीं है, या बता दीजिए। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताया था कि ये अपने पास अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है तो इस डाइलेक्ट्रिक में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हो, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंट्रोड्यूस होगा, ये अपना कैपेसिटर का प्लेट है, देखिएगा इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, ये जो कैपेसिटर का प्लेट है इसमें आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। ठीक है, और अगर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया ठीक है, आपने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक जो आपने फिल किया है इसमें, अब आपको पता है कि आपने कैपेसिटर पे चार्ज दे रखा था कितना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, याद करिए
प्लस क्यू और माइनस क्यू कैपेसिटर में था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो कैपेसिटर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास माइनस क्यू से प्लस क्यू है। सॉरी, प्लस क्यू से माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये अपना ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई ड्यू टू प्लस क्यू, ई एक्सटर्नल। इस एक्सटर्नल में इसका पोलराइजेशन होगा, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। और वो ड्रिफ्टिंग करके क्या करेंगे, मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर जाएंगे, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग ऐसे होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग ऐसे होगी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग ऐसे होगी, ठीक है। और यहां पर अपने पास ये हो जाएगा नेगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव, ये सब बताया जा चुका है आप लोगों को। और इधर आ जाएगा नेगेटिव। तो इसके वजह से यहां पर एक ई इंड्यूस भी आएगा जो कि इसके अपोजिट होगा, ई इंड्यूस, याद आ रहा है। यहां पर होगा एक ई इंड्यूस, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के आज आपको ये भी पता चलेगा कि के बेसिकली उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, के का फिजिकल मीनिंग क्या है। अब आपको ये ई इंड्यूस मिल रहा है और ये ई है, इस ई को यहीं लाइए, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो ये चार्ज आएगा ये क्यू इंड्यूस आएगा, ये क्यू इंड्यूस आएगा, ये क्यू इंड्यूस आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस है। अब इन दोनों का जो कैंसिलेशन होगा, ठीक है, इसमें से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और वो आप लोगों को बताया भी गया था कि यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नेट, वो हो जाएगा ई अपॉन में के। तो जो ई नेट आएगा वो 1/k टाइम्स घट जाता है ना। तो आप यहां पर ई नेट को क्या लिख सकते हैं, ई नेट बेसिकली दो का रिजल्टेंट है, किसका, वेक्टर ई माइनस ई इंड्यूस का, यही तो है। अगर आप यहां पे माइनस लिख चुके हैं तो आप वेक्टर हटा दीजिए, आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पे इंटरेस्टेड हैं। तो ई माइनस ई इंड्यूस, आपको ई नेट पता है वो है ई बाई के, और ये ई है और ये ई इंड्यूस। तो ई इंड्यूस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ई इंड्यूस आपको मिलेगा ई 1 माइनस 1/k, ई इंड्यूस की वैल्यू मिलेगी ई इंटू 1 माइनस 1/k। तो यहां से ई इंड्यूस आपको मिलेगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू आप यहां से लिख लीजिए, वो कितनी है, के क्यू ई। इस पॉजिटिव, ये जो दो प्लेट्स के बीच का जो फील्ड है, इन दो चार्जेस, दो सीट बनेंगे, दोनों सीट का फील्ड सभी को पता है वो कितना है, वो अपने पास है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब आप इसको, जब ये नहीं था, इसकी इन चार्ज के वजह से आप सुपरपोजिशन टाइप की चीज लगा रहे हैं। ये जब डायलेक्ट्रिक नहीं था, केवल ये दो चार्जेस थे, तो इनके बीच की जो फील्ड ई है उसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होगी, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि यहां पर एक क्यू इंड्यूस, ये पोलराइज हो चुका है, और यहां पर एक क्यू इंड्यूस का प्लेट है, शीट है, और यहां पर एक पॉजिटिव क्यू इंड्यूस का शीट है। तो यहां पे भी दो शीट है जिसपे चार्ज कितना है, क्यू इंड्यूस। तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगा, क्यू इंड्यूस है ना, वो क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू इंड्यूस अपने पास कितना हो जाएगा, या ई इंड्यूस कितना हो जाएगा, इसको दो शीट मानेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा क्यू इंड्यूस अपॉन ई मीडियम, जो भी अपने पास मीडियम है, तो क्यू इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहां पे भी मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने कैसे लिखा, मैंने ये माना कि यहां पर एक शीट है क्यू इंड्यूस का, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे भी एक शीट है, इसको अंदर वाले को एक कैपेसिटर मान रहे हैं, ठीक है। और ये अपने पास माइनस क्यू इंड्यूस है, ये प्लस क्यू इंड्यूस है। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस है वो हमने यहां पर ये लिखा,
सभी को क्लियर है भाई ये? अब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से, यहां से आप जो है इनकी वैल्यू पुट करिए, ई इंड्यूस हो जाएगा क्यू इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए 1 माइनस 1 बाई के। तो आप इस तरीके से जो इंड्यूस चार्ज है डाइलेक्ट्रिक पे वो भी आप निकाल सकते हैं। तो क्यू इंड्यूस आपको मिलता है क्यू 1 माइनस 1 बाई के। तो ये भी आपके काम का रिजल्ट है ये। तो डाइलेक्ट्रिक के एजेस पे कितना इंड्यूस चार्ज होगा वो आपने निकाला, ये भी अपने काम का है। दोनों में से कोई भी एक याद भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये दो चीज हमारे काम की चीज है कि कैसे जो है इस डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू इस क्यू के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्यू 1 माइनस 1 बाई के। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर ये कंडक्टर होगा, ये मेटेलिक शीट होता, तो के की वैल्यू क्या होती, इनफाइनाइट। और जब के की वैल्यू इनफाइनाइट होती तो क्यू इंड्यूस क्यू के बराबर होता और ई इंड्यूस ई के बराबर होता। मतलब वो पूरी तरीके से उसको नलीफाई कर देते। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कोई आप मेटेलिक चीज डाल रहे हैं तो मेटेलिक चीज जो है आपको क्या कर सकती है, पोलराइज कर देगी और वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना जीरो कर देती थी। बट यहां पर पूरी तरीके से जीरो नहीं हो पाया। इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो बेसिकली है क्या, इट शो यू द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है वो आपको एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन के बारे में बताता है कि वो मटेरियल किस हद तक किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके पोलराइज हो सकता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ के बेसिकली, कि जितना ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन बिहेवियर उतना ही ज्यादा होगा। ये क्लियर है बच्चों? जैसे इंसुलेटर की बात करें तो वहां पे बिल्कुल भी आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर के केस में वो जीरो हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा, मतलब बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है सभी को? बताइए, आगे बढ़े फिर। ये क्लियर है क्या, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए। हाँ, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये कैसे लिखा है मैंने इसको आपको बताया कि इसको आप कुछ कैपेसिटर की तरह मान लीजिए, प्लस क्यू और इंड्यूस, और ये थोड़ा डायग्राम ठीक से बना दूं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास हो जाएगा प्लस से माइनस का ये अपना ई इंड्यूस। तो आप ये सुपर पोजिशन यूज कर रहे हैं। एक बार आपने इस कैपेसिटर को लिया एयर में, उसका ई लिखा, इस क्यू इंड्यूस को एक कैपेसिटर माना, उसका ई इंड्यूस लिखा, फिर दोनों से सुपर पोजिशन किया। नहीं भाई, के डेंसिटी ऑनसिटी पे डिपेंड नहीं करता। आपको मैंने बता दिया कि के बेसिकली डिपेंड ऑन द एक्सटेंट। ये के क्या बताता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो आपको बताता है कि ये किस एक्सटेंट तक पोलराइज हो सकता है। क्यू इंड्यूस इनफाइनाइट का सिग्निफिकेंस ये है, अगर ये आपका इंसुलेटर है, यहां पे इंसुलेटर डाल देंगे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई ड्रिफ्टिंग ही नहीं कर पाएगा। मतलब इसका मतलब के की वैल्यू पहुंच ही नहीं पाएगा, वो के की कोई वैल्यू नहीं ले पाएगा, ये मतलब है। क्लियर है? तो यहां पे 1/0 करेंगे ना, के टेंडिंग टू 0 के लिए। तो इंसुलेटर की बात करें,
सॉरी इंसुलेटर के लिए K1 होगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अपनी 0 से इनफाइनाइट के बीच में होती है। अगर आप यहां पे K इनफाइनाइट डाल रहे हैं तो कंडक्टर है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। हाँ भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स सब में डाइलेक्ट्रिक एक ही होता है, डाइपोल मोमेंट एक ही होता है, ठीक है। वहां पे आप डाइपोल मोमेंट दो मॉलिक्यूल्स के बीच के चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे आप डाइपोल मोमेंट्स नेचुरली मतलब जो फिजिकली ऑकरिंग जो चीजें हम बना रहे हैं उसके लिए करते हैं। नहीं, आपको K की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिया होगा, आपको रटना नहीं है K की वैल्यू, आपको बस फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरी चीज। तो आइए अब निकालते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। देखें, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, देखिएगा। तो बच्चों, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, है ना, अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो चीजें कैसे बदलेगी। इसमें स्पेस निग्लिजिबल है, आपको बस दिखाने के लिए कि ये अलग है, मैं ये बना रहा हूं, बट इसमें स्पेस निग्लिजिबल है। दोनों प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे एरिया इसका है वैसे इसका है, ठीक है। तो यहां पर ये, अब यहां पर अपने पास ये देखो कि यहां पर अपने पास ये प्लस क्यू था, ये वही प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। लेकिन अब आप यहां कैपेसिटेंस की बात बोलते हो, तो आप मुझे बताओ कि अब यहां पे कैपेसिटेंस, जो बेसिक फॉर्मूले पे जाओ, आप क्या बोलते हो, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो किसी भी मटेरियल मीडियम का। आप इक्वल और अपोजिट चार्जेस मानते हो और इस इक्वल और अपोजिट चार्जेस में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। अब आप पढ़ चुके हो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो होगा वो सबको पता है, वो कितना है, ई नेट है। ई नेट है जो कितना है, ई बाई के, और ई बाई के, ई बाई के अभी अभी आपने पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। तो अब आप जो पोटेंशियल लिखेंगे, मान लीजिए इसका सेपरेशन है डी, इसका सेपरेशन है डी, इसका सेपरेशन है डी, इसका सेपरेशन है डी, और ये डी डिस्टेंस अपना सेपरेशन है, और इस डी डिस्टेंस सेपरेशन पे इसका कैपेसिटेंस अब लिखना है। तो पहले इसके बीच का पोटेंशियल लिखा जाए, लिखते हैं। तो ई नेट, ई नेट जो होगा वो हो जाएगा ई बाई के, और ई की वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक बात। अब यहां पे पोटेंशियल लिखिए वी, हो जाएगा ई नेट इंटू डी होगा। अब यहां पे जो पोटेंशियल लिखेंगे वो ई नेट इंटू डी लिखेंगे, फंडामेंटल चीजों को समझिए। अब यहां पे जो इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप लिखेंगे यहां पर ई नेट की वैल्यू, और ई नेट की वैल्यू अपने पास हो जाएगी क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ठीक है। तो वी अपने पास हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 1 अपॉन की, इसको ऐसे रखिए, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए को आप Q इक्वल टू CV से कंपेयर करते हैं, लास्ट स्टेप, इसको नीचे लाइए। तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी,
तो Q इक्वल टू CV के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं Q इक्वल टू CV से, और ये आपके पास C मिल जाएगा। C हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो दिस इज द कैपेसिटेंस। आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि जो C एयर है, आप ये बोल सकते हैं ये मीडियम में है, C मीडियम। इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर आप एयर में रखते हो तो C मीडियम इक्वल टू आएगा K टाइम्स ऑफ C एयर, K टाइम्स ऑफ C एयर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जा रहा है। और जब बच्चों कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जा रहा है तो किसी कंपनी को कैपेसिटर बनाने में उसको ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाने की जगह पे सेम कॉन्फ़िगरेशन में वो एक डाइलेक्ट्रिक डालकर ज्यादा चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटर बना सकता है, कम कॉस्टिंग में चार्ज स्टोरेज डिवाइस बना सकता है। तो उसके चार्ज को बढ़ा सकता है वो सिंपली एक डाइलेक्ट्रिक डालकर उसके कैपेसिटेंस, उसके एरिया को, उसके सेपरेशन को चेंज करने के बजाय, उसको और बल्कि करने के बजाय। तो दैट इज बेसिकली द फिजिकल रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। इसलिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं हम किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसके चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ये सभी बच्चों को क्लियर है? पहले ये बताइए, ये सभी को क्लियर है? तो आइए इसके डिफरेंट सिनेरियो में आपने जब पूरा का पूरा कैपेसिटर फिल होगा डाइलेक्ट्रिक के साथ तो आप सीधे सीधे उसको K टाइम्स कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए फिलिंग कुछ ऐसी हो जाए, देखिए ये हो गया वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक, अगर ले लें एक के जगह पे दो दो डाइलेक्ट्रिक डाल दें। अब कहानी कुछ ऐसी है, देखिए मान लीजिए आपके पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेट है, प्लेट बना देता हूं। और यहां पर आप डाइलेक्ट्रिक की फीलिंग ऐसे कर रहे हैं, देखिएगा आप डाइलेक्ट्रिक की फीलिंग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की फीलिंग आप ऐसे कर रहे हैं। दोनों D/2 भी हो सकते थे, मैंने D/2 नहीं ले सकते हैं आप, तो आप A1 D1 ले सकते हैं। ये सेपरेशन D है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ K ले लेते हैं, इसका K1 ले लेते हैं, इसका K2 ले लेते हैं, ठीक है। और अब आपको इसमें कैपेसिटेंस बताना है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। तो हमें इसमें क्या बताना है, C इक्विवेलेंट। ये प्लस Q है, थोड़ा सोचिए जरा, माइनस Q है। डायमेंशंस मैं आपको दे रहा हूं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया मान लीजिए इसका A/4 है, ये A/4 है, और A1 A2 ले लें क्या जनरल, चलो A1 A2 ले लेते हैं। इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया है A1, ये है अपना A1, ये है A2, और ये अपने पास D है, ये अपने पास D है। बिल्कुल अलग है, दोनों डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू अब अलग अलग है। और मैंने इसको A1 ले लिया है, ये A2 ले लिया है,
और इसका एरिया प्लेट एरिया ए है, इसका प्लेट एरिया ए है। मैंने कहा था आपको कि इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। A1 A2 को और मैं आपको दे सकता हूं, मान लीजिए A2 को मैं बोल रहा हूं अपने पास ये A/4 है, इस प्लेट के कैपेसिटर के प्लेट के 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3A/4, ऐसा मैंने दे दिया। मान लो इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है। तो अब आप इजीली कर सकते हो। आपको पहले ये बताओ कि अब ये दो कैपेसिटर्स बनेंगे कैसे। अगर आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, किसी बैटरी से अगर आप इसको कनेक्ट करते हो, ध्यान से देखो, किसी बैटरी से अगर आप इसको कनेक्ट करते हो, किसी बैटरी से अगर आप इसको कनेक्ट करते हो V से, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है। आप लोग मुझे बताओ कि यहां पे दो कैपेसिटर्स बनेंगे, और ये दोनों कैपेसिटर कैसे होंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, दोनों कैपेसिटर कैसे होंगे। आप A1 A2 लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बताएंगे मुझे ये कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको, इसका कैपेसिटेंस, इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो आप इजीली बता सकते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा। यहां पर एक C1 होगा, यहां पर एक C2 होगा। चीजों को समझिए आराम से, रटिए मत, ठीक है। और ये जो C1 C2 है, ये जो आपको C1 C2 मिलेगा, ये जो आपको C1 C2 मिलेगा, ये C1 C2 आपको क्या मिलेगा, पैरेलल में या सीरीज में। ये V है, ये अपने पास C2 बोल सकते हैं, इसको C1। तो C2 C1 को क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ आप क्या लिख सकते हो, K1। C1 क्या लिख सकते हो भाई, सभी लोग बताओ, C1 क्या लिख सकते हो आप लोग बताइए। सेपरेशन तो D है और इसका एरिया A2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, K1 एप्सिलॉन नॉट A1/D, ऐसे लिखेंगे। और ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A2/D। C2 को आप लिख सकते हैं K2 एप्सिलॉन नॉट A2/D, और इसको आप लिख सकते हैं C1 एप्सिलॉन नॉट A1/D। पहले ये क्लियर है क्या, ये सभी को क्लियर है क्या। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से बताइए। K1 का एरिया A2 दे दिया है, चलो उसको चेंज कर लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको A1 कर लो, इसको A2 कर लो, सिमेट्री हो जाएगी। अब आप इसका C इक्विवेलेंट लिख सकते हो, तो 1 अपॉन, पैरेलल में आपको सबको पता है C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2। तो यहां से आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट कितना, K1 A1 प्लस K2 A2। ये आपने, किसी बच्चे को अगर याद होगा तो ऐसी चीज हमने कहां करी है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए ऐसी चीज हमने कहां की है क्लास 11th में। K1 A1 प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई में D। अच्छा, C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो भाई, C इक्विवेलेंट, इसके जगह पे आप सिंगल एक कैपेसिटर लगाते हो और उसमें मान लीजिए K इक्विवेलेंट का डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो। इसमें आप बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक K इक्विवेलेंट है, और अगर आप इसी बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको वही प्लस Q और माइनस Q ड्रॉ हो। तो आप यहां से C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट A/D। तो A/D, तो यहां से K इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक, इक्विवेलेंट कंडक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हैं, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A।
ऐसे आप निकाल सकते हैं। थर्मल कंडक्शन में बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं किया है भाई आपने, हीट ट्रांसफर में किया है। हीट ट्रांसफर में आपने के इक्विवेलेंट निकाला था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, याद आ रहा है सभी को? ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाला था। ये सभी को क्लियर है? इसकी हेडिंग क्या होगी भाई? हेडिंग तो लिख दिया है मैंने, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, यही हेडिंग है। सी इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। विथ डाइलेक्ट्रिक, ये आप इसकी हेडिंग डाल सकते हैं। हाँ, सी इक्विवेलेंट में एप्सिलॉन नॉट छूट गया, तो एप्सिलॉन नॉट तो खैर कट जाएगा। ये ऊपर कैसे लिख दिया मैंने? अच्छा, ये ऊपर ही होगा यहां पे भी। तो आप यहां पे A1 A2 में रिलेशन दिया जाएगा, इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A/2, तब आप के इक्विवेलेंट बोल सकते हो। वैसे ही K1 प्लस K2/2, तो आप ये बता सकते हैं K1 प्लस K2/2। A1 प्लस A2 को A लिख सकते हैं। हाँ, A1 प्लस A2 A ही है, लेकिन यहाँ A1 प्लस A2 कहाँ अपीयर हो रहा है भाई? ठीक है, आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, इसको और मैं आपको डायग्राम 3D व्यू से समझना पड़ेगा आपको। मैंने कहा था आपको, इसका एक मैं डायग्राम बना के और समझा देता हूं। क्लियर है? ये कुछ ऐसा है, चीजों को समझिए। जो फीलिंग हुई है 3D में समझिए, फीलिंग आपकी ऐसी हुई है। तो ये जो आपको फीलिंग दिख रही है डाइलेक्ट्रिक, जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं, ये डाइलेक्ट्रिक की फीलिंग है। ठीक है, और एक ऐसी है। तो पूरा फिगर को समझ लीजिए। ऐसा है, अब सबको समझ में आ गया, सबको विजुलाइज हो गया कि डाइलेक्ट्रिक की फीलिंग ऐसी है। ये A1 था, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, आगे और टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ये A2 था, डाइलेक्ट्रिक ये D था, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था,
ये K1 है और ये अपना K2 है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया और यही चीज को आपको, इसी चीज को आपको ऐसे दिखाया गया था, इसी चीज को आपको ऐसे दिखाया गया था। ये C1 C2 और ये दोनों पैरेलल में होंगे। दिमाग में घुसना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। लोग रैंक पूछ रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है कि कोई टीचर, आज का जमाना जो है बिल्कुल खोखला जमाना है। अगर आप मुझसे 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 महीने से पढ़ रहे हैं, 5 महीने से, लोग 2 दिन में लोगों का चरित्र जान जाते हैं। जब आपको पता है कि कोई टीचर आपके साथ जो है फुली डिवोटेड है, अपना बेस्ट दे रहा है, 10 डायग्राम बनाता है, भाई लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लोग जो है ऐसे लिखते हैं बोर्ड पे, आप जाके देख लीजिए, लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी कोर्स खत्म हो, ये सेशन का ठेका खत्म हो जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये ठेका है। अगर मैं ऐसे मान के, मैंने कभी नहीं पढ़ाया किसी बच्चे को किसी भी बैच में, कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट से जो है मुझे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे सैलरी मिल जाएगी, मैं जैसे तैसे जो है अपना खत्म करके काम आगे बढ़ूं, फिर आगे कहीं देखूं और कोई प्लेटफॉर्म पे बड़ा ऑफर है तो वहां भाग जाऊं। इस तरीके से मैंने कभी बच्चों को नहीं देखा। जैसे मैं ऑफलाइन में बच्चों के साथ जुड़ के पढ़ाता था, ऑनलाइन में भी दिल से ही मैं बच्चों के साथ जुड़ के पढ़ाता हूं। ये मेरा काम रिफ्लेक्ट करेगा। वो अलग बात है कि आप मेरे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, मेरे साथ फिजिकली जो है, मतलब आप मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद भी जो है कोई बच्चा जो है अगर इस तरीके से चीजों को आकर और ये करता है, तो मुझे लगता है कि ये जमाना ही मतलब अद्भुत है। मैंने कभी आपको जो है, हमेशा से आप मुझसे जब से पढ़ रहे हो तब से मैंने आपको एक ही चीज कहा है कि मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता। याद है आप लोगों को? आप लोगों को ये चीज याद है कि जब से जो बच्चे मुझसे फर्स्ट डे से जुड़े हैं, तब से मैं यही बोलता हूं कि मैं किसी बच्चे के सिलेक्शन का मैं कोई भी क्रेडिट मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पढ़ाने से अगर बच्चा सेलेक्ट होता तो मैं सभी देश के सभी बच्चों को सेलेक्ट कराने की काबिलियत रखता। मैं सभी बच्चों को, देश के सभी बच्चों को सेलेक्ट कराने की मैं काबिलियत रखता। मानते हैं ये बात आप? अगर मेरे अंदर ऐसी कोई जादुई शक्ति होती तो। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब यह कि सिलेक्शन मेरे वजह से नहीं होता। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं आपका एक यूनिट वेक्टर हूं, यूनिट वेक्टर हूं मैं आपका। मैंने फर्स्ट डे में भी कहा था, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हूं, आप अपने मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई करके अपने पोजीशन वेक्टर को जितना बड़ा कर सकते हैं उतनी दूर तक आप जा सकते हैं। अब इससे अच्छा आपको मैं क्या समझा सकता हूं? उसके बाद भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट क्या है। मैंने रिजल्ट दिखा दिया, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि अरे ये आपका रिजल्ट नहीं होगा। अरे भाई, आपको जब इतना भी जो है मतलब फेथ नहीं है तो आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं? वाई यू आर हियर? आपको चले जाना चाहिए। तो ये सब स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, ये पैसा लेकर इनसिक्योर टीचर्स भेजते हैं यहां पे ऐसे स्पॉन्सर्ड बच्चों को। मुझे तकलीफ होती है कि इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें जो भ्रष्ट टीचर है, जो इस लेवल के जो टीचर ऐसा काम अगर रियली में कर रहे हैं, या कोई अलग प्लेटफॉर्म के लोग अगर इस चीज को कर रहे हैं, तो कितनी गिरावट है समाज में कि आप बच्चे को एक तरीके से सही चीज नहीं सिखा रहे हो तो उसको गलत की आदत डाल रहे हो, उसको गलत बना रहे हो। तो ये पूरी दुनिया जो है मतलब केवल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है। मैंने कभी आपको न एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला, ना ही मैंने कभी कुछ बोला कि आप एडवर्टाइजमेंट करिए, मेरे इस चैनल पे आके वो करिए, ये करिए। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। मैं चाहता हूं कि आज भी मैं सभी बच्चों से अपील कर रहा हूं कि जो बच्चों को बिल्कुल मुझ पे फेथ नहीं है, प्लीज आप यहां से चले जाइए। जहां पर आपको फेथ जमता है बच्चों, आप वहां पढ़िए, क्योंकि वहां आप पढ़ेंगे तो शायद अच्छा करेंगे, क्योंकि फेथ बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आज फिर मैं सभी को मैं बोल रहा हूं कि जिनमें से और भी अगर कोई होगा उसको मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि वो यहां से चला जाए, ठीक है। क्योंकि जहां पे फेथ टिकता है वहीं पढ़ने में मजा आता है, ठीक है।
इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ? मेरे पास, आपके पास VOD अपलोडेड होगा, मैंने बहुत मेहनत की पिछले साल भी, बहुत एट पार लेवल का कंटेंट दिया। यहां बहुत बड़ी कोचिंग जिसके रैंक आ रहे हैं, उसके SRG बैच के बच्चे यहां मेरे साथ पढ़ते थे, ठीक है, बट वो नहीं लेके आ रहे हैं रैंक, या फिर वो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और किसी एक इंस्टीट्यूट से कोई रैंक क्यों आ जाता है? इंडिया के सारे क्रीम बच्चे वहां इकट्ठा होते हैं, इंडिया के सारे क्रीम बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं भाई। जहां पे बेस्ट लोग होंगे, बेस्ट बच्चे होंगे, वहीं पे बेस्ट रिजल्ट आएगा, सिंपल सी बात है। क्लास 6 से क्लास 7 से वहां इकट्ठे होके एक डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट केवल एक साइड से नहीं आता। इनफैक्ट रिजल्ट मेरी मानिए तो रिजल्ट आप लेके आते हैं। मैं कभी भी, कोई बच्चा रिजल्ट आएगा तो मैं वो टीचर नहीं हूं कि मैं यूट्यूब पे नाचूंगा, ढोल बजाऊंगा, मैं नाचूंगा। आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं कभी भी किसी बच्चे का रिजल्ट आया तो बच्चा खड़ा है और मैं नाच रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चे का क्रेडिट है, तो वो बच्चा नाचे वो तो शोभा देता है, मैं नाच रहा हूं तो मुझे शोभा नहीं देता, ठीक है। तो चीजें बिल्कुल अलग है। यहां पर अपने पास ये, अब आप बोल सकते हैं कि ये K1 है, ये चीज मैंने आपको बताया है। अब आपको विजुलाइज हो गया होगा, एक बच्चे को नहीं विजुलाइज हो रहा था तो मैंने इसको और बेटर तरीके से कोशिश किया कि विजुलाइज कराऊं। तो ये K2 है। ठीक, ये K2 है। यहां से अब आप कर सकते हैं, यहां से आप कर सकते हैं, वही चीज मैंने की हुई है। तो ये पैरेलल में, तो आप यहां से वही चीज बोल रहे हैं, वरना C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, ये अपना C1 बनेगा, ये C2 बनेगा, तो C1 प्लस C2। तो ये आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। आई थिंक सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। ये अपने पास प्लेट है, और यहां पर अपने पास दो डाइलेक्ट्रिक है। तो ये प्लेट है आपका डाइलेक्ट्रिक का, और ऐसा ही प्लेट यहां पर है। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट के लिए मान लीजिए आपने बैटरी लगाई है, इस तरीके से बैटरी लगाई है, इस तरीके से बैटरी लगा दी। तो अब आप ध्यान से देख के बताइए कि क्या दिख रहा है बच्चों आपको। यहां पर ये K1 है, ये K2 है। अब ये जो इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा सीरीज पैरेलल पहचानने का। आप इस केस में देख रहे हैं कि आपने ऐसी फीलिंग करी है कि एरिया चेंज नहीं हो रहा है। आपने एक चीज देखा, इस चीज को पकड़िए, जो प्लेट का एरिया है, प्लेट का एरिया वही है जो डाइलेक्ट्रिक का एरिया है। यहां पे चेंज क्या हो रहा है? सेपरेशन बिटवीन द डी चेंज हो रहा है। आपने डाइलेक्ट्रिक की फीलिंग करके आप डी चेंज कर रहे हो, सेपरेशन। ये जैसे अपना D1 है, ये अपना D1 है, ये अपना D2 है। तो D1 D2 चेंज हो रहा है और वो D बन रहा है। D1 और D2 चेंज हो रहा है और वो अपना D बन रहा है। आप देख रहे हैं कि इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है।
ए आपका सेम है, इसका एरिया भी ए है ना, तो ए आपका सेम है, प्लेट एरिया जो है वही डाइलेक्ट्रिक की शीट का एरिया है। तो आपको कभी भी ऐसा दिखे कि जहां सेपरेशन, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओरिजिनल था जब एयर था, आपने जब डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किया तो उससे दोनों के बीच का गैप चेंज हो रहा है, D1 D2 चेंज हो रहा है, तो आप समझिए कि वो सीरीज में होंगे। और आपको दिख रहा है कि यहां से जो करंट जाएगा, यहां से जो चार्ज जाएगा, अब यहां पे चार्ज सेम होगा, मतलब जो इंड्यूस चार्ज होगा, ध्यान दीजिएगा फिर से, यहां पे जो इंड्यूस चार्ज है भाई, क्यू चार्ज यहां पे जाएगा, तो क्यू प्लस क्यू, इधर अपने पास ये माइनस क्यू आना है, ठीक है। तो इस प्लेट पे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये क्यू इधर से होते हुए यहां पर जाएगा, तो यहां पे चार्जेस सेम होंगे, समझिएगा। इसमें भी चार्ज सेम होगा, एक कैपेसिटर मानेंगे, और इसमें भी चार्ज सेम होगा, बट K1 K2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, यहां पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा, और ये V1 V2 पोटेंशियल ऑफ बैटरी के बराबर होगा। तो इसको आप शायद समझाने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, है ना। तो वहां पे हमने केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, यहां पर हम केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो हम क्या यहां पे डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1। C2 होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2, है ना। अब A आपका सेम रहेगा, तो अब आप यहां से देखिए C इक्विवेलेंट जो आएगा उसको आप क्या लिखेंगे, इन दोनों को हटाकर, तो वो लिखेंगे K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको K इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा। तो एक तरीके से D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहां से, यहां आएगा अपने पास 1/K इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A 1/K1 प्लस 1/K2। तो एप्सिलॉन नॉट A आपका कैंसिल होगा, ठीक है। और यहां से आप K इक्विवेलेंट बता सकते हैं, K इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना हो तो आप वो भी बता सकते हैं, वो कितना होगा D/K इक्विवेलेंट, यहां पे आप बता सकते हैं D1 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यहां से अब आप K इक्विवेलेंट बता सकते हैं, K इक्विवेलेंट जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा D/D1 K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, D1 D2 ब्रैकेट में जाएगा, ओके, हाँ सही कह रहे हैं, अलग अलग है ना। तो यहां पे D1 होगा, यहां D2 होगा, ये कैंसिल होगा, तो फाइनली यहां पर आएगा D1 K2 प्लस D2 K1 K1 K2। तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा D K1 K2 D K1 K2 अपॉन में D1 K2 प्लस D2 K1, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट। हाँ, 2A नहीं आएगा भाई, 2A नहीं आएगा, आप गलत सोच रहे हैं। 2A कैसे आएगा, जो प्लेट का एरिया है, इतना समझा रहा हूं फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, ये प्लेट का जो एरिया है वही इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया है, वही इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया है। तो एक आपको ऐसा मिलेगा, एक आपको ऐसा मिलेगा, तो एरिया सेम है, एरिया आपका सेम है भाई, एरिया आपका सेम है, एरिया जो है आपका सेम है। मैंने कहा था इसका 3D फिगर जो है विजुलाइज करके सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर ये प्लेट था आपका,
हर बार 3D फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है भाई, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन तेज करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर एक ये प्लेट है, एक प्लेट यहां पर है ना। अब आपने क्या किया, यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है D1 का, यहां पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है D1 का। तो वो D1 का जो स्लैब होगा जिसको आप कैपेसिटर बना रहे हैं, वो उसका एरिया भी यही होगा, दिख रहा है सभी को। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है, ये दो कलर के डाइलेक्ट्रिक्स, तो ये डाइलेक्ट्रिक है आपके, और ये जो प्लेट है ये प्लेट आपका ऐसा है। तो इतना पॉसिबल नहीं है डायग्राम जो है 3D में बनाना, बट अभी भी कुछ लोगों को डाउट हो रहा है तो मैं इसलिए बना दे रहा हूं। क्लियर है सभी को? ऐसा कुछ रटिए मत, लेकिन मैंने कहा कि आपको यस, आप जब डाइलेक्ट्रिक की फीलिंग कर रहे होंगे और एरिया चेंज नहीं हो रहा है, सेपरेशन बिटवीन द, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द, भाई सब कुछ, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है अगर चेंज हो रहा होगा तो आप बोल सकते हैं कि यस, ये जनरली क्या होगा, सीरीज में मिलेगा। ये D1 है, ये अपना D2 है। आप देखिए एरिया क्या होगा, एरिया इसका भी, इस प्लेट का एरिया भी A1 है, A है, और इसका एरिया भी A है, और इसका एरिया भी A है। तो एरिया इज नॉट चेंजिंग, एरिया इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो अब यहां से इसी C1 C2 को, बैटरी आपने कैसे लगाया है, बैटरी आपने ऐसे लगाया है, बैटरी आपने ऐसे लगाया है। बैटरी आपने ऐसे लगाया है, ये बनेगा अपना C1, ये अपना है C1, है ना, ये अपना है C1, और ये अपना है C2, ये जो प्लेट है, ठीक है। तो ये जो दो डाइलेक्ट्रिक के बीच का ये कॉमन जोन है, ये मिलकर ये C2 बनेगा, ये C1 बनेगा। क्लियर हो गया सभी को? इसी का ये फ्रंट व्यू है, इसी का जो आप देख रहे हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू बोलिए, फ्रंट व्यू बोलिए, जो भी बोलिए। क्लियर है सभी को? चलिए,
तो यहां से अब आप ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसी में, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मान लीजिए अगर मैं इसमें आपको ऐसा देता हूं, इसको एक बार ट्राई करके आइएगा। इसका आंसर बता दीजिए जाते जाते। आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब की फिलिंग ये की है, इस तरीके से किया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की फिलिंग। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने पास d है, ये अपने पास d/2 है, और ये डिस्टेंस आपका d/2, ये ऐसे ही है। ठीक, ये अपने पास है एरिया इसका, पूरे प्लेट का एरिया का a/4, और ये अपने पास है a प्लेट का एरिया, ये +q है, ये -q है, और यहां पे एयर है। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। जल्दी से बताइए इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें 11th के आप लोग, भाई 11th के पीछे अभी आप क्यों पढ़े हैं, भारी चैप्टर्स चल रहे हैं, पढ़िए। आप बोलेंगे तो 11th का भी डाल देंगे रिवाइज करने के लिए, आप जैसा बोलिए। नेक्स्ट टेस्ट से 11th का पोर्शन डालना शुरू कर देंगे, आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बताइए, इसका आंसर बताइए पहले। इसका आंसर बताइए सभी लोग, सी इक्विवेलेंट बताइए। चलिए 11th शुरू कर देते हैं, है ना, 11th शुरू कर देते हैं। और 11th में मैकेनिक्स से शुरू करेंगे या फिर पीछे से शुरू करेंगे, जैसा आप बता दीजिए। जेई मेंस में मैं सोच रहा हूँ, जेई मेंस में आप 11th के चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जेई एडवांस में आप जैसा बोलेंगे, जेई मेंस में जरूरी है क्योंकि वो टच में बना रहेगा, जरूरी है, ठीक है। तो मैकेनिक्स से शुरू कर देते हैं, मैकेनिक्स से। हालांकि इंपॉर्टेंट तो पीछे से होगा, मैकेनिक्स से जो है ठीक है, बट इंपॉर्टेंट जेई के लिए, जेई मेंस के लिए थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नहीं, केवल वेव, है ना, साउंड वेव, डॉपलर, ये सब जरूरी है, थर्मो, फ्लूइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेई मेंस के लिए, ठीक है। वो आ जाएगा, मैकेनिक्स से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए मैकेनिक्स से शुरू कर लेते हैं। इसको बताइए, इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। इसका सी इक्विवेलेंट बताइए बच्चों, सी इक्विवेलेंट, इसका सी इक्विवेलेंट, इस कॉन्फ़िगरेशन का सी इक्विवेलेंट बता दीजिए जल्दी से। इसका सी इक्विवेलेंट बताइए। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे देख सकते हैं, आप खुद बताइए, इसको कैसे देख सकते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं क्या, बताइए। आप इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ऐसे आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों। अब आपको कितने कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, अब आपको कितने कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, आप देखिए। ये कैपेसिटर एक नजर आएगा, कितने का है, इसका सेपरेशन ये A है बाई 4 है, तो आप बोल सकते हैं कि ये 3A/4, 3A/4 का आपको एक कैपेसिटर नजर आ रहा है, बताइए। 3A/4 का आपको एक कैपेसिटर नजर आ रहा है, ये वाला पूरा जो एयर ही है, इसके साथ, इस प्लेट के साथ इसका, और इस प्लेट के साथ इसका, है ना। तो आप यहां बोल सकते हैं ये A/4, ये A/4, और ये D/2, D/2, ये 3A/4,
ये 3a/4, ठीक है। तो अपने पास ये भी हो जाएगा यहां से यहां तक का, ये भी अपने पास 3a/4 और ये भी 3a। तो आप अगर इसको c बोलते हैं, है ना, ये c होगा तो ये भी c होगा। इसको आप अगर c1 बोल रहे हैं और इसको c2 बोल रहे हैं, तो अब आपको दिख रहा है कि c और c किस में है बच्चों, ये दोनों सीरीज में है, और ये अपने पास किस में है, ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे, C, ये C दो सीरीज, उसके साथ फिर ये C और ये C1। तो अगर आपने इसको C बोला है, ये भी C होगा क्योंकि इसका D सेम है, एरिया सेम है। और यहां पर अपने पास ये C1 है और ये अपने पास क्या हो जाएगा C2, जो कि कितना हो जाएगा K टाइम्स C2 जो हो जाएगा वो K टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगा। तो अब आपको यहां से इसका इक्विवेलेंट निकाल लेना है, तो आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले आप इन दोनों का लीजिए, C और C पैरेलल में, C/2, तो C इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे, C/2 और ये सीरीज में, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वाले हो जाएंगे C/2, ये दोनों सीरीज में C/2, और ये कितना हो जाएगा देखो, इन दोनों का C इक्विवेलेंट, इन दोनों का C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 इंटू KC1 अपॉन C1 प्लस KC1, है ना। तो ये आ जाएगा KC1 अपॉन K+1, तो ये हो जाएगा KC1 अपॉन K+1, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये C/2 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का करेंगे, ये दोनों पैरेलल में, तो फाइनली C इक्विवेलेंट क्या आएगा, वो आएगा C/2 प्लस KC1 अपॉन K+1। K की वैल्यू भी दी जा सकती है। C1, C की वैल्यू क्या होगी, C होगा एप्सिलॉन नॉट 3a/4 इंटू D, और C1 होगा एप्सिलॉन नॉट a/4 D/2। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2D, एप्सिलॉन नॉट a/2D। सभी को क्लियर हो रहा है, ये सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा ये कितना, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो C इक्विवेलेंट अपने पास हो जाएगा C/2 C/2, तो C का C/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 4D 8D प्लस K की वैल्यू दे देना चाहिए था, चलो ठीक है, K की वैल्यू दे दें क्या, K अपॉन K+1, और यहां आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D, एप्सिलॉन नॉट A/2D। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, C का एरिया अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, वो लिख दिया है भाई। C का एरिया 3a/4 आएगा, C का एरिया 3a/4 आएगा। ये जो एरिया है ये C का ही एरिया है भाई, ये एरिया जो हमने लिखा है यही तो एरिया है C का, तो ये अलग लिख दिया है। तो एप्सिलॉन नॉट A के जगह a/4 है, पूरे प्लेट का A है, तो इतने का कितना होगा, A माइनस a/4। C में D/2 होगा, C में भी D/2 होगा, तो C में भी, अच्छा हाँ ये आपने सही बोला, C में भी D/2 होगा, ये आपने सही बोला, तो ये D/2 होगा यहां पर। ये D/2 होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट A/2D, 3 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये D/2 होगा।
तो यहां पे 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d होगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d आप कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई होता हुआ भी दिख रहा है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d आप कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस k अपॉन 2k प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं, जैसा भी हो। अच्छा 2 भी नहीं होगा यहाँ पे, फिर k अपॉन k प्लस 1 होगा, k अपॉन k प्लस 1। अब चेक कर लीजिए, अब चेक कर लीजिए। a बाई 4, C1 में a बाई 4 नहीं लिखा है क्या भाई? C1 में a बाई 4 नहीं लिखा है? लिखा है, देखिए C1 में भी a बाई 4 लिखा है और यहां d बाई 2, तो वो 2 से 4 कट के एप्सिलॉन नॉट a बाई d हुआ। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट a बाई d हुआ। अब मुझे लगता है सब कुछ सही है, अब सही है शायद, देख लीजिए, चेक करिए, कंफर्म करिए, आंसर सही है। कहां पर 4 होगा? C इक्विवेलेंट में 4 होगा, C इक्विवेलेंट में 4 होगा। C की वैल्यू ये आ रही है, ये C बाई 2 है। अच्छा, तो यहां 4 होगा, ओके। तो यहां 3 बाई 4 कर दीजिए, बाहर केवल कॉमन लीजिए, 2d कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पे हाफ कर लीजिए, 3 बाई 2 कर लीजिए। आई थिंक अब सही है, अब सही है भाई, देख लीजिए। आई थिंक अब दुरुस्त है, अब क्लियर है, अब सही है, देख लीजिए। सब कुछ सही कर दिया है भाई। C का जो होगा वो एरिया होगा 3a बाई 4 और ये हो जाएगा d बाई 2। इसके लिए हो जाएगा a बाई 4 और ये d बाई 2। अब सही है, देख लीजिए। क्लियर है? चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं, ठीक है, कल। होमवर्क अभी नहीं दे सकते, एक लेक्चर और ले लीजिए, डीपीपी अपलोड कर देंगे, फिर कल डीपीपी अपलोड कर देंगे, पहली डीपीपी, और फिर कल होमवर्क टिक करा पाएंगे। अभी एक सेगमेंट तो होने दीजिए, फिर डीपीपी हो पाएगा। सी के लिए एरिया 3a बाई 8 होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पूरे प्लेट का एरिया a है, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। a इज द एरिया ऑफ प्लेट, मैं लिख देता हूं, ये जो है एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट है, पूरे प्लेट का एरिया ए है। अगर आपको अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा, छोड़ दीजिए फिर। ए जो है एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट है, इस पूरे प्लेट का एरिया ए है, उसमें आपने a बाई 4 का डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, तो बाकी जो बचा हुआ एरिया होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा भाई? a माइनस a बाई 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।